स्वागत है आपका यश नीति की पहली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम वर्सेस करने वाले हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी वर्सेस सेक्शन 173 बीएनएसएस का। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर से, अलग अलग स्टोरी से हम समझने वाले हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी एंड सेक्शन 173 बीएनएसएस के डिफरेंस के बारे में। देखिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लेटेस्ट केस लॉ जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है विद रिगार्ड टू सेक्शन 173 बीएनएसएस का। इसके साथ साथ लैंडमार्क केस हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी के बारे में भी। देखिए दोनों ही सेक्शंस डील करते हैं विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। आपको सबसे पहले ध्यान रखने की ये जरूरत है, मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है ए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसके खिलाफ कमिट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब अगर मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली अगर हम सीआरपीसी के बारे में बात करें या बीएनएसएस के बारे में बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिखाया गया है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के पास पावर आ जाती है टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। वो अरेस्ट कर सकते हैं जो भी पर्सन होगा उसको विदाउट वारंट। इसके साथ साथ कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्टैट्यूट, मींस इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और वो डिपेंड लार्जली करता है अपॉन द नेचर ऑफ एन ऑफेंस। तो इस पिक्चर के अंदर क्या हुआ, ए गया है पुलिस स्टेशन, क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ क्या कमिट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अब हम समझेंगे इस पिक्चर के थ्रू कि किस तरह से सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर क्या होता, और अगर सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर बात करते हैं तो अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं इस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को लेकर, या फिर मैं बात करूं आपसे दोनों सेक्शंस के डिफरेंशिएशन एडिशंस के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का मेन वीडियो। जब हम बात करते हैं सेक्शन 173 बीएनएसएस के बारे में, देखिए ये बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। इसमें आप इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर प्रोवाइडेड नहीं था। अब ये जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ये हमें एक जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी लेकर जाता है, जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। अभी आप ये समझिए कि हम दो तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन आप ओरली दे सकते हैं, या इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो कि आप किसको देंगे, टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसके साथ साथ अगर ओरली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले इट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, आप उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग के अंदर, जैसे ए ने किया है, शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। उसके बाद ये सारी जो भी इंफॉर्मेंट होगा उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, और एवरी सच इंफॉर्मेशन चाहे वो राइटिंग के अंदर है या उसने ओरली दी उसको राइटिंग में रिड्यूस किया गया, इट शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, वो उसको साइन करता है। अब अगर हम सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड के बारे में बात करें, जो कि उसका सेकंड पार्ट है, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, सेकंड पार्ट ये चीज पहले सीआरपीसी के अंदर नहीं थी। अब ये बात करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। इसके अंदर मैं आपके साथ बात करता हूं, अगर हम सेक्शन के बारे में बात करें वो बोलता है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, और उसको साइन किया जाएगा विद इन द 3 डेज बाय द पर्सन गिविंग इट। जो भी पर्टिकुलर पर्सन उसको देगा इंफॉर्मेशन को वो उसको साइन करेगा विद इन 3 डेज। अब यहां पर कंसेप्ट जीरो एफआईआर का आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप पिक्चर में देख सकते हैं मैंने पीएससी पीएसडी लिखा है, इसका मतलब है पुलिस स्टेशन ए, पुलिस स्टेशन बी, पुलिस स्टेशन सी। पहले क्या होता था, बहुत बारी जुरिस्डिक्शन को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि ये ऐसे होता था कि पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर आप किसी पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर वो पर्टिकुलर ऑफेंस उसकी जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड हुआ है, उसके बाहर हुआ है, तब क्या किया जाए। तो तब कॉन्सेप्ट आया जीरो एफआईआर का कि पुलिस सेक्शंस के अंदर वो जीरो एफआईआर के नाम पर रजिस्टर की जा सकती है और आगे प्रोसीडिंग्स जैसे चलती हैं वो चलाई जा सकती हैं। बट एज सच वो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। बट अब इस बार इन्होंने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है इस सेक्शन के अंदर, और हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है कि अब इंफॉर्मेशन जो भी होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर वो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया जहां पर ऑफेंस कमिट किया गया है आप उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बता सकते हो। किस तरीके से बता सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसी सेक्शन के अंदर वो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अब इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। बट अगर हम बात करें ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश 2013 सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस है ये। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेकग्नाइज किया था कि हमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी दी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को लेकर। इसको भी बताया कि जब भी कमीशन होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बहुत मैंडेटरी होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट का मानना यह था कि बहुत अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है
क्राइम्स चेंज होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज चेंज इन जेनेसिस एंड नोवेलिटी ऑफ क्राइम्स हो चुका है जैसे जैसे टाइम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोर्ट ने एक ये भी चीज़ किया, ये मैं पैरा नंबर 106 है उस जजमेंट का जिसमें से मैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये बहुत अनफेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिगेशंस जिसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस होते हैं उसके बारे में बात करें ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स, ये बहुत ही अनफेयर और इनइक्विटेबल होगा कि अगर हम प्रोसिक्यूट करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल्स को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन इन द कंप्लेंट। इसीलिए कोर्ट ने ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत हो सकती है कुछ केसेस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जब एफआईआर रजिस्टर हो रही है तो वहां पर पुलिस के पास क्या पावर है, रजिस्टर करने की, सॉरी अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। अब अगर अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी ज्यादा वाइड पावर्स मिल रही है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन टाइम। इसके साथ साथ कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया स्कोप ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। कोर्ट का मानना यह था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हम इसीलिए नहीं कर रहे कि हम वेरीफाई करें द वेरासिटी और अदरवाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव जो हमें हुई है, बट सिर्फ इसका मेन पर्पस क्या है, ये असर्टेन करना कि क्या कोई इंफॉर्मेशन रिवील कर रही है हमें, क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ कोर्ट ने इसके बारे में भी बात की कि हमेशा ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के बारे में। इसके साथ साथ एक बड़ी लैंडमार्क चीज कोर्ट ने ये भी कही कि उन केसेस के अंदर जहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एंड हो रही है एंड क्लोजिंग द कंप्लेंट क्लोज कर दी है, तो कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ सच क्लोजर जो है इसको सप्लाई किया जाना चाहिए टू द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट फॉरविद एंड नॉट लेटर देन 1 वीक, जो कि एक और न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया इस जजमेंट के थ्रू। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी बताया कि आप इन कैटेगरी ऑफ केसेस के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करिए। चलिए अब हम इन केसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कमर्शियल ऑफेंसेस हो सकते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर उसके बाद करप्शन केसेस हो सकते हैं या केसेस हो सकते हैं जहां पर एबनॉर्मल डिले हो इनिशिएटिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसके अंदर कोर्ट ने एक एग्जाम्पल भी दिया और ये पैरा 111 के अंदर है, जो भी मैं बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस जजमेंट के अंदर। कोर्ट ने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओवर 3 मंथ्स डिले हो जाए इन रिपोर्टिंग द मैटर और उसके अंदर विदाउट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द डिले है, कोई भी एक्सप्लेनेशन मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उन केसेस में भी आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस है उसके अंदर हमारे पास दिखती है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जिसके अंदर ये कहा गया है कि विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। अगर मैं सेक्शन 175 के बारे में बात करूं तो सेक्शन 175 बात करता है पुलिस की पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें कोर्ट ने इसमें लेजिस्लेचर का क्या कहना है, पार्लियामेंट का क्या कहना है, उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके अंदर एक अब उन्होंने इसको बाउंड किया है पनिशेबल कौन से ऑफेंसेस के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, दैट इज पनिशेबल फॉर 3 years और मोर, 3 साल से या 3 साल से ज्यादा, बट लेस देन 7 years, जो कि 7 years से कम है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो क्या कर सकता है, मे विद द प्रियोर परमिशन ऑफ डीएसपी, जिसका मतलब है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंसिडर कर सकता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए क्या देख सकते हैं, 2 चीजें। पहली तो यह है वो प्रोसीड कर सकते हैं कि कंडक्ट करे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, और असर्टेन, देखिए इसमें सिर्फ असर्टेन करना है वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन द पीरियड ऑफ 14 days। आप देख सकते हैं कितने, 14 days के अंदर। उसके साथ साथ वो प्रोसीड कर सकते हैं, जहां दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दैट इज प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस। इसके साथ हमारे पास एक बहुत लैंडमार्क केस जो आता है दैट इज इमरान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट को डिलीवर किया है। अगर हम उस जजमेंट के पैरा नंबर 42 के बारे में बात करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि जो हमारे पास सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 173 है बीएनएसएस का, वो एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर करता है फ्रॉम व्हाट वाज कंटेन्ड इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर उन्होंने एक पनिशमेंट का फॉर्म दे दिया है, पनिशमेंट का एक बार लगा दिया कि इतने से इतने पनिशमेंट वालों में ही आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि व्हेन एलिगेशन जो है इट इज ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसके अंदर कोई वो उस चीज से रिलेटेड है जो कि लॉ कवर कर रहा है, दैट इज ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से रिलेटेड वाले जितने भी लॉज हैं, अगर मान लीजिए उसके अंदर पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हो रहा है और उसके साथ साथ वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस है या पर्टिकुलर कोई भी लॉ है उसमें वो कवर हो रहा है, कौन से वाला जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज पनिशेबल है वो पर्टिकुलर ऑफेंस फॉर 3 years और मोर, बट लेस देन है 7 years,
तो उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर है उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा कि वो कंडक्ट करे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को टू असर्टेन वेदर द केस इज मेड आउट और नॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो इसके अंदर थ्रेश होल्ड है वो सिंपल यही है, हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्या पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा कि अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो आपने उसके बारे में आपको पता होगा, बट एक बार अगर हम वैसे भी बात करें तो वो आपको पता है कि हमारा आर्टिकल 19 किससे डील करता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।